सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, दो बैटिंग पावर हाउस टीमों का मुकाबला। और इसमें कौन बाजी मारेगा, जो भी हो ना, गेंदबाजों की पिटाई पक्की है। हैदराबाद में मुकाबला है, एवरेज स्कोर 216 का है। और जिस मूड में हैदराबाद की टीम है, मैं आपको बता सकता हूं कि 250 के आसपास रन इस मैच में भी बनने चाहिए। पिछले मैच से इस मैच में आते आते क्या क्या चेंजेस दोनों टीमों में हो सकते हैं, टैक्टिकल मैचअप, सब कुछ इस प्रीव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले हम शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, क्योंकि वो पिछला मैच हार करके आ रहे हैं। मैच उन्होंने अच्छा खेला था, एंड में आशुतोष शर्मा की जो पारी थी उसकी वजह से हार गए। ऋषभ पंत से कुछ गलतियां कीपिंग में हुई, कुछ टैक्टिकल मिस्टेक कप्तानी में भी कह सकते हैं। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है वो है उनकी बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग में अभी देखिए शार्दुल ठाकुर के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आवेश खान फिट हो गए हैं, वो वापस आ सकते हैं। इसके अलावा मयंक यादव अभी नहीं आ रहे हैं। देन अगर बॉलिंग में बात करें, आकाशदीप का जो ऑप्शन था वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। मोहसिन खान बाहर हो गए हैं, उसकी जगह पर ही शार्दुल ठाकुर आए हैं। तो इनकी बॉलिंग अभी भी जो है वो हल्की लग रही है। आवेश खान हो सकता है किसी स्पिनर की जगह पर आए, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले ग्राउंड पर स्पिनर्स इन प्ले थे तो एम सिद्धार्थ खेल गए थे, लेकिन यहाँ पर आवेश खान मोस्ट लाइकली उनकी जगह पर आएंगे। और यहाँ पर आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे, क्योंकि पिटाई तगड़ी होने वाली है। और सामने वाली टीम में जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को भी खूब मारते हैं। स्पेशली अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने आ जाए तो फिर वो तो छोड़ने वाले नहीं है। तो एम सिद्धार्थ की जगह पर आवेश खान का आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए दिग्वेश राठी, जो मिस्ट्री उन्होंने दिखाई थी पिछले मैच में, अब असल इम्तिहान होगा। आईपीएल के मंच पर कोई प्लेयर आगे पहले मैच में अच्छा कर गया है, ये दूसरा मैच उनके लिए लिटमस टेस्ट जैसा होगा। अगर इस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया देन फिर उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है और उनकी बातें बहुत आगे जाएंगी। लेकिन उनको उससे पहले ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन इस बैटिंग लाइनअप से पार पाना पड़ेगा। तो ये 2 पॉसिबल चेंजेस हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी में हो सकते हैं। और गेंदबाजी में ही चेंजेस होंगे, क्योंकि इस टीम ने 210 रन चेज करवा दिए थे लास्ट मैच में। देन अगर बल्लेबाजी पर आए तो बल्लेबाजी का तो इन्होंने जो है कॉम्बिनेशन एक सेट कर दिया है। लॉजिक ये है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। और मेरे को ये चीज अच्छी भी लगी। रीजन इज एडन मार्करम इज ऑल्सो सॉलिड प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, टॉप ऑफ द ऑर्डर, आपने उनको रखा। और उनके लिए जिस तरह की वो प्लेयर है, जिस तरह की उनकी शॉट्स मेकिंग है, टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको ज्यादा रास आता है। तो वो ओपनर है। मिचेल मार्श ने अच्छा कर दिया पिछले मैच में, फिर निकोलस को भी आप 3 ले गए, 4 पे आपने ऋषभ पंत को यूटिलाइज किया। हालांकि मैं चाहता था कि ऋषभ पंत थोड़ा ऊपर खेले, लेकिन फिर निकोलस पूरन जो आपको 3 नंबर पर मिल रहा है। और निकोलस पूरन उस तरह का प्लेयर है जो अगर आप ऊपर बल्लेबाजी जिसको कराएं और ज्यादा गेंद खेलने का मौका दें तो फिर आपके लिए वो लंबी पारियां खेल सकता है। वो सिर्फ 10-15 गेंद वाला प्लेयर नहीं है, तो वो उस हिसाब से अच्छा हो गया इनके लिए। लेकिन आयुष बदोनी फिर उस चक्कर में जो है वो काफी ज्यादा नीचे चले गए। फिर आयुष बदोनी की जगह क्या ये अब्दुल समद को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आयुष बदोनी के लिए फिर 6 नंबर 7 नंबर काफी ज्यादा नीचे हो जाता है। और दूसरा, ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है इसमें बैटिंग डेप्थ भी आपको कम नजर आएगी। पिछले मैच में 7 नंबर पर शहबाज अहमद खेल रहे थे, जबकि एक बैट्समैन और खिलाने की गुंजाइश हो सकती है। चूंकि इनके पास बड़े सॉलिड बैट्समैन है, किसी दिन जो है वो काम इनका कम में भी चल के जा सकता है। तो अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ, इफ नीडेड एडिशनल बैट्समैन ले सकते हैं, वो थॉट है, तो फिर तो ठीक है। वैसे आप अगर देखें तो इनके पास शहबाज अहमद एक ऑलराउंडर है, शार्दुल ठाकुर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजी में जो प्योर बैटिंग के ऑप्शंस हैं वो डेविड मिलर और आयुष बदोनी तक ही लिमिटेड हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि टैक्टिकली अपना इंपैक्ट प्लेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इफ नीडेड इन बैटिंग देन बैटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ नीडेड इन बॉलिंग देन ये बॉलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस बार पंजाब की टीम ने जैसे इंपैक्ट प्लेयर रूल का इस्तेमाल किया कि काफी देर तक उन्होंने वेट किया, फिर एग्जैक्टली मैच के डिसाइसिव मूवमेंट पर जब उनको चाहिए था तब उन्होंने जो है वो अपना इंपैक्ट प्लेयर रूल इस्तेमाल किया। वही स्ट्रेटेजी बाकी टीमें भी कुछ कुछ अपनाती हुई नजर आ रही हैं। तो वो एक चीज है इस टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। बाकी निकोलस पूरन जो है वो लास्ट टाइम अभिषेक शर्मा के सामने जब खेले थे तो उनकी बड़ी तगड़ी मार लगी थी। हालांकि अभिषेक शर्मा उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए नहीं आएंगे। गेंदबाजी की बात अगर हैदराबाद की भी की जाए तो हैदराबाद की गेंदबाजी इस बार चेंज हो गई है, जिसमें स्पिनर्स अच्छे आ गए। एडम जंपा का टैक्टिकल मैचअप जो है वो इन बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा है। स्पेशली निकोलस पूरन की बात की जाए, गेंद अंदर की तरफ आती है तो उसमें एडम जंपा का थोड़ा सा अपर हैंड निकोलस पूरन के खिलाफ आपको देखने को मिलेगा।
बाकी जो इनका गेंदबाजी का अटैक है वहां पर मोहम्मद शमी नई गेंद पर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी सिमरजीत को ये लेके आए थे उन्होंने भी नई गेंद पर गेंदबाजी अच्छी करके दिखाई है। बट ये अब एक नया इम्तिहान होगा और डिपेंड ये भी करेगा कि बल्लेबाजी इस बार पहले किसकी आती है, क्योंकि हैदराबाद की टीम चेजिंग में पिछले सीजन काफी कच्ची रही थी। इस बार क्या चेज कोई आसान बना पाएंगे? इन्होंने बैटिंग तो अपनी और स्ट्रांग कर ली है, जैसे ईशान किशन को ऐड किया, निकेत वर्मा को ऐड किया, अभिनव मनोहर को ऐड किया, तो ये सब एडिशन के बाद बैटिंग और स्ट्रांग तो हुई है। लेकिन बैटिंग आपको वन डायमेंशनल ही लगेगी कि चेज में चल गए तो ये वही होगा कि पिछले साल इन्होंने जैसे जो लखनऊ के खिलाफ ही एक गेम 10 ओवर के अंदर चेज कर दिया था, 150-60 जो बनाने थे, 165 टू प्रिसाइज की वो बनाने थे, 9 पॉइंट समथिंग में इन्होंने वो चेज डाउन कर दिया था। वो अभी भी वैसा ही है और फिर इनसे किसी मैच में जो पार स्कोर था वो भी चेज नहीं हुआ था। तो बैटिंग का पैटर्न अभी भी वही है। ये टीम पहले आप इसको बल्लेबाजी करा दे तो 250 पौने 300 जो बना सकती है वो बना देगी। तो ये सभी टीमों को इनसे इस मामले में बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर अब बात करें हम हैदराबाद की गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में जो चीज मिसिंग मेरे को लगती है वो डेथ बॉलिंग में, जैसे पिछले साल टी नटराजन थे इनके पास, उन्होंने बहुत साइलेंटली बहुत क्रूशल परफॉर्मेंसेस दी थी। गेम चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जब भी ये डिफेंड कर रहे थे टोटल, तो उनके 1 ओवर ने 2 ओवर ने उनके विकेट ने इनके लिए काफी गेम चेंज किया था। वो चीज क्या हर्षल पटेल इस बार कर पाएंगे, वो इनको देखना रहेगा। हर्षल पटेल के बारे में बात होती है कि बहुत महंगे रहते हैं, बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि हर्षल पटेल गेंदबाजी कब करते हैं। ज्यादातर वो डेथ के ओवर डाल रहे होते हैं, और अगर कोई गेंदबाज सिर्फ डेथ के ओवर ही डालता है तो उसका इकोनॉमी 10 का भी है तो मैं कहता हूं कि सही है, बुरा नहीं है। लास्ट के 4 ओवर में अगर कोई टीम 40 रन बना रही है तो इसको बुरा थोड़ी मानेंगे आप। और ऊपर से वो विकेट भी निकालते हैं, कभी आप उनको जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उधर भी आपके लिए ब्रेक थ्रूज लेके दे देते हैं। पिछला मैच 240 रन बन गए थे, वहां पर भी हर्षल पटेल ने एक अच्छा स्पेल डाला था जहां पर उन्होंने 30s में रन दिए थे और विकेट भी निकाला था। तो उस हिसाब से हर्षल पटेल की यूटिलिटी तो है, बट जो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर सकता हो गेंदबाज, वो इस बार मुझे इस टीम में मिसिंग दिख रहा है, जो टी नटराजन इनके लिए पिछले साल काम करते थे। स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत हो गया है, हैदराबाद की टीम अभी भी एडवांटेज जो है मुझे लगता है इन दोनों के बीच में मैचअप में लेके जाती है, क्योंकि लखनऊ की अगर बॉलिंग पूरी होती, मयंक यादव भी होते, मोहसिन खान भी होते, और फिर आप देखते कि कॉम्बिनेशन क्या बनता है लखनऊ की टीम का, तो थोड़ा सा मजेदार हो सकता था। क्योंकि लखनऊ की अभी गेंदबाजी स्ट्रगल कर रही है, हैदराबाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में हैदराबाद जीत के आ रही है, लखनऊ हार के आ रही है। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करें तो हैदराबाद की टीम को एडवांटेज आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। और ये मुकाबले में टॉस भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी टीम टॉस जीत के क्या करती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल प्रीव्यू इस मैच का। आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।